अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हल्का फुल्का सा एक रिव्यू एक हल्का सा दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है? देखिए, इस दुनिया में जितने भी केमिस्ट हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो कभी भी डायरेक्टली अपना साइंटिफिक मॉडल या कोई साइंटिफिक थ्योरी डायरेक्टली अवाम के बीच में या साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में नहीं देते। इसकी रीजन होती है क्योंकि उनके इस कोई भी साइंटिफिक मॉडल या कोई भी साइंटिफिक थ्योरी, उसके पीछे साइंटिस्ट की बहुत लंबी मेहनत होती है। वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी जगहों से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम देखते हैं, उन आउटकम को एनालाइज करते हैं, उस वो कहां कहां पे उस आउटकम को चैलेंज किया जा सकता है और कहां कहां पर उसको अप्लाई किया जा सकता है, वो ये देखते हैं। तब जाके सारे पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब जाके एक साइंटिफिक मॉडल या कोई भी साइंटिफिक थ्योरी डिजाइन होती है। जैसे कि मैं आपको एक पहले मिसाल दे देता हूं। जिस तरह आपको पता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली नहीं बना, कि मेंडलीव जो केमिस्ट था वो उठा और उसने एक टेबल ड्रॉ किया और एलिमेंट्स को उठा उठा के उन टेबल्स में रखता गया, ऐसे नहीं था। ठीक है, उसने वो टेबल बनाने से पहले एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उनके एटॉमिक मासेस को स्टडी किया, उनके एटॉमिक वेट्स देखे, उनके चार्ज टू मास रेशियोज को ऑब्जर्व किया, फिर उनके एटॉमिक नंबर्स को ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या किया कि उसने एटॉमिक प्रॉपर्टीज को बड़ी डिटेल में स्टडी करने के बाद उसने सोचा कि ओके, मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर्स पे जब वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करता था तो तमाम एलिमेंट्स बहुत प्रॉपर तरीके से, प्रिसाइज तरीके से अलाइन हो जाती थी। बाद में बहुत सारे और केमिस्ट उठे और उन्होंने ट्राई किया कि हम इसको चैलेंज करें, इसके पीरियोडिक टेबल को निगेट करें, और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुई भी। ऐसा नहीं है, मतलब सेटिस्फैक्शन इज लिथल, ऐसा नहीं है, इंप्रूवमेंट की जगह हर जगह पे होती है। लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल उसने मेंडलीव ने डिजाइन किया वो आज तक एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके एनालिटिकल रीजनिंग्स हैं, उसके कुछ आउटकम्स हैं, उसने उसके बाद जाके वो काम किया है। तो इस यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी केमिस्ट हैं, सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ऑन वट एवर द रीजन, वो जो भी उनका केस ऑफ स्टडी है, वो उसके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स का कोई आउटकम होगा, कोई रिजल्ट होगा, वो उन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, इस रिजल्ट का आउट कहां कहां पे एप्लीकेबल है, इसके प्लस माइनस कहां पे हो रहे हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लॉजिकल थिंकिंग के बाद अगर उसका वो रिजल्ट सेंस देता है, तब जाके वो साइंटिफिक थ्योरी या मॉडल बनता है। सो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द केमिस्ट और साइंटिस्ट टू डिजाइन अ साइंटिफिक थ्योरी और मॉडल। First of all, they do experiments, then they acquire some results, then they actually observe, analyze, and do critical and logical thinking to make that scientific theory. उनकी एक जर्नी होती है, एक टाइम स्पेंड करते हैं। सो विदाउट ऑब्जर्वेशंस और विदाउट लॉजिकल थिंकिंग कभी भी एटॉमिक या साइंटिफिक मॉडल या साइंटिफिक थ्योरी डिजाइन नहीं होती। मुख्तसर तरीके से आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी बंदा मुंह उठा के जाके कोई साइंटिफिक थ्योरी पेश नहीं कर सकता, ना ही वो कोई साइंटिफिक मॉडल पेश कर सकता है, जब तक वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म ना करे, उनसे रिजल्ट्स ना हासिल करे, उन रिजल्ट्स के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग ना करे। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का अगर लॉजिकल सेंस नहीं बनता तो उसका साइंटिफिक मॉडल या साइंटिफिक थ्योरी कभी भी अवाम के बीच में, साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में नहीं आ पाएगी। बस किस्सा मुख्तसर।